हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल SWT स्टडी जोन। आज हम लोग फिर से लेबर वेलफेयर लॉज के यूनिट थर्ड में हम पढ़ रहे थे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो बाकी हम लोग इसके रिमेनिंग जो भी पॉइंट्स रह गए थे, जो भी टॉपिक्स रह गए थे, उसको आज कवर करेंगे। ये यूनिट थर्ड की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, एपलेट ट्रिब्यूनल, इंस्पेक्टर्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आता है एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब कि कोई भी अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर्स ड्यू हो इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट टू विच एन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, मतलब किसी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर कोई भी अमाउंट ड्यू हो और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम अप्लाइज में इफ द अमाउंट इन एरियर बी रिकवर्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8B to 8G। मतलब कि अगर वो जो पैसा है जो इस फंड में है वो रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है, जो कि ड्यू है एम्प्लॉयर द्वारा, तो वो रिकवर जो होता है वो सेक्शन 8B और 8G के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट कहता है एनी कंट्रीब्यूशन पेबल टू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम एंड एम्प्लॉयज डिपॉजिट स्कीम, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूशन इसमें आ सकता है, इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम और एम्प्लॉय डिपॉजिट स्कीम में, ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम। तीसरा पॉइंट कहता है डैमेज रिकवरेबल अंडर सेक्शन 14B, कोई भी डैमेज होता है तो वो सेक्शन 14B के अंतर्गत रिकवर किया जाता है, मतलब कि वो अमाउंट जो है वो इसके अंतर्गत मिलता है। अकोमोडेशन रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 15(2) एंड 17(5), मतलब जो अकोमोडेशन होता है उसको ट्रांसफर का जो सेक्शन होता है वो 15(2) और 17(5) होता है। ठीक है, 17(5) मतलब 17 सेक्शन के अंदर 5 जो है आर्टिकल उसको वो होता है। ठीक है, any charge payable by the employer under any the provision of the act or of any provision of the employee provident fund scheme of employee provident scheme, मतलब कोई भी चार्ज जो कि एम्प्लॉयर पे करता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कौन सा एक्ट, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम और एम्प्लॉय डिविजन लिंक स्कीम होता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमिलरली appropriate government also have been empowered to recover from an employer in relation to exempt establishment and any amount in respect of। ठीक है, मतलब कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो इसके नीचे हैं। डैमेज रिकवरेबल अंडर सेक्शन 14B, मतलब कोई प्रीवियट गवर्नमेंट चाहे तो भी अमाउंट रिकवर कर सकती है। कैसे? जो डैमेज है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर 14B के अंतर्गत आता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पेबल टू द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम अंडर सेक्शन, मतलब ये दोनों स्कीम है इसके अंतर्गत आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट टू द रिकवरी ऑफिसर, ठीक है, ये कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। रिकवरी ऑफ ऑफिस होम सर्टिफिकेट इज टू बी फॉरवर्ड, मतलब कि जो रिकवरी ऑफिस है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ सर्टिफिकेट फॉरवर्ड होता है। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट देयर ऑफ, ठीक है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सर्टिफिकेट्स एंड अमेंडमेंट ऑफ विड्रॉल, अदर मोड्स ऑफ रिकवरी, रिकवरी ऑफ मनी बाय एम्प्लॉयर्स एंड कंट्रैक्टर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट्स। होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए हो, ठीक है, आपके नोट्स बन रहे हो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव ऑन करते हैं, जो कि है एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो कि सेक्शन 7D के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, गैजेट मतलब यहाँ है पेपर्स, ठीक है, ऑफिशियल पेपर्स भी कह लीजिए, ऑफिशियल गैजेट्स भी कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर एपेलेट ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, मतलब कि द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल पेपर्स में ये कंस्टिट्यूट करती है कि एक या उससे ज्यादा एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, उसी को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल constituting of preceding officer who is or has been qualified to be हाई कोर्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है उसका जो ऑफिसर अपॉइंट करती है, उसकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो हाई कोर्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर की होती है। ठीक है, द टर्म ऑफ प्रिसीडिंग ऑफिसर शैल बी 5 years और 62 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, मतलब कि जो काम करने का जो मिनिमम एज होगी, कम से कम वो 5 साल सर्व करेगा और ज्यादा से ज्यादा 62 साल तक वो सर्व कर सकता है, ठीक, जो भी पहले उसको सही लगे। ठीक, द टर्म सर्विसेज कंडीशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ एंड आर गवर्नमेंट बाई सेक्शन 7E to 7H, मतलब कि जो कंडीशंस हैं
अपॉइंटमेंट ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ, ठीक है, ये सेक्शन 7E और 7H के अंतर्गत आती है। एनी पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एंड अप्लाई टू दिस ट्रिब्यूनल, मतलब कोई भी अगर इससे सहमत नहीं है तो उसको अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल में। द प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ judicial proceedings within the meaning of section 193 and 228 of Indian Penal Code IPC, ठीक है। मतलब कि जो प्रोसीडिंग्स है ट्रिब्यूनल की, उसको स्टार्ट होने से पहले ठीक समझे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193, मतलब कि इसके अंतर्गत 193 सेक्शन के अंतर्गत 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट फॉर ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर बाय टेक बाय इट, ठीक है। ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड, मतलब कि ट्रिब्यूनल जो भी, डीम्ड मतलब होता है सही समझना, ठीक समझना। ट्रिब्यूनल जो भी ठीक समझे टू बी सिविल कोर्ट और बाय प्रोसीडिंग्स अंडरटेक, मतलब सिविल कोर्ट में भी इसकी प्रोसीडिंग्स हो सकती है अगर ट्रिब्यूनल को सही लगे तो। द अपीलेंट कैन असिस्टेंट द लीगल प्रैक्टिशनर एंड द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू रिप्रेजेंट इट, मतलब कि कोई भी लीगल प्रोसीजर हो सकता है अपीलेंट को असिस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट ही उसको अप्लाई कर अपॉइंट करती है, ठीक है। एनी ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल फाइनली डिस्पोजिंग द केस कैन नॉट बी क्वेश्चन अंडर एनी कोर्ट, मतलब कि जो ऑर्डर है ट्रिब्यूनल फाइनली जो बना देता है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कोर्ट से के द्वारा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। होप आपको ये सब पॉइंट क्लियर हो गए हों, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक और मूव ऑन करते हैं, जो कि है इंस्पेक्टर्स, ठीक है। तो इंस्पेक्टर का पहला पॉइंट कहता है He, the appropriate government may, by notification in official gazette, appoint such persons as it thinks fit to be inspector for the purpose of this act, the scheme of the pension scheme and the insurance scheme, and may desire their jurisdiction. अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हो, यही लेबर वेलफेयर के यूनिट 2 यूनिट 3 के, तो उसमें भी इंस्पेक्टर्स की पावर्स और उनके बारे में बताया गया इंस्पेक्टर होते क्या हैं। सेम डेफिनेशन है, कुछ कुछ चीज़ें आपको सेम ही मिलेंगी क्योंकि हर जगह इनकी डेफिनेशन तो ऑब्वियस ही बात है, सबकी सेम ही होती है। इसमें कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन देगी एक ऑफिशियल पेपर में, अगर एक पर्सन को हायर करेगी, एक पर्सन को हायर मतलब कि उसको अपॉइंट करेगी जिसको वो सही समझेगी एज अ इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत किसका एक्ट के अंदर पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, जहां भी वो सही समझे वहां पे उसको इंस्पेक्टर को लगाएगी। द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर मेड फॉर द पर्पज ऑफ, कौन कौन सा पर्पज है, इन इंक्वायरिंग इनटू द करेक्टनेस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन की करेक्टनेस को जानने के लिए इनको किया जाता है। फर्निश इन कनेक्शन विद द एक्ट और विद एनी प्रोविडेंट फंड स्कीम एंड द इंश्योरेंस स्कीम, मतलब कि एक्ट और प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत जो भी करेक्टनेस इंफॉर्मेशन है उसको जानने के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है ascertaining whether the provisions of this act and any provident fund scheme are applicable to any establishment to which provident fund scheme and the insurance scheme has not been applied। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पेज। इंस्पेक्टर हैज द पावर टू, मतलब इंस्पेक्टर कौन कौन सी पावर होती है, ठीक है। तो रिक्वायर एन एम्प्लॉयर or any contractor from whom and the any amount is recoverable furnish in such information as is may consider necessary, मतलब कि किसी भी एम्प्लॉयर से, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से अगर एम्प्लॉयर इंस्पेक्टर को चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अमाउंट, तो वो उनसे तुरंत ले सकता है, ठीक है। ये लीगली अलाउड होगा। द टू एग्जामिन विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, मतलब कि उसको एग्जाम करना, किसी मैटर जो एक्ट से रिलेटेड है उसको जानना, परखना, एग्जामिन करना, रिलेटेड टू एनी पर्पज, yes, for as or said, the employer and any contractor from whom the amount is recoverable, his agent or servants from another person found ill charge of the establishment, or any promises connected to with therewith whom the inspector has reasonable cause to believe to be or to have been an employee in the establishment, मतलब कि जो इंस्पेक्टर है वो किसी को भी एग्जामिन कर सकता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे कोई पर्सन हो, ठीक है। और उनको गलत पाता है तो उसको कुछ प्रोमिसेस होती हैं, उसको कनेक्ट करती हैं इंस्पेक्टर को, और इंस्पेक्टर ही सारा चार्ज इसमें ले सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज सच अदर पावर एज द प्रोविडेंट फंड स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम में प्रोवाइड, मतलब कि ये दोनों स्कीम जो प्रोवाइड करेंगे वो अदर पावर भी इंस्पेक्टर के पास रहेगी,
एनी इंस्पेक्टर सो अपॉइंटेड मे फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरिंग इनटू द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब कोई इंस्पेक्टर जो है जिसको अपॉइंट किया जाता है, क्यों अपॉइंट किया जाता है, कोई करेक्टनेस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, फर्निश इन कनेक्शन विद पेंशन स्कीम, मतलब कि इसके बीच में आया हुआ जो इंस्पेक्टर है, और फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग वेदर एंड ऑफ द प्रोविजन एक्ट और फॉर द पेंशन स्कीम हैज बीन कंपाइल्ड इन रिस्पेक्ट विद एन एस्टेब्लिशमेंट, मतलब किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में इन चीजों को सर्च कर सकते हैं, इन सब के बारे में जान सकता है अगर इस एक्ट के अंतर्गत इंस्पेक्टर है तो, टू विच द पेंशन स्कीम अप्लाइज एक्सरसाइज फॉर एवर पावर कन्फर्ड ऑन हिम। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं जो कि है पेनाल्टीज। ठीक है, तो पेनाल्टीज का पहला पॉइंट कहता है whoever for the purpose of avoiding any payment to be made by himself under this act, the scheme, the pension scheme, or the insurance scheme, or enabling any other person to avoid such payment knowledgeably makes or cause to make any false statement, false representation, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend for 1 year or be fined with Rs 5,000 और both। ठीक है, मतलब कि कोई भी पर्सन है इसमें पेमेंट की हेरा फेरी करता है, किसी इंश्योरेंस का अप डाउन करता है, किसी इंश्योरेंस का पैसा इधर उधर कर देता है, ठीक है, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देता है, गलत प्रेजेंटेशन देता है, रिप्रेजेंटेशन, तो उसको, उस पर्सन को पनिश किया जाता है, जेल हो सकती है उसको 1 साल की, और उसको कम से कम 5,000 तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी उसको हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, स्कीम, द पेंशन स्कीम एंड द इंश्योरेंस स्कीम में प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हु कंपेयर एंड मेक डिफॉल्ट, मतलब कंपेयर करता है और डिफॉल्ट मतलब गलती कर देता है, इन कंपाइलिंग विथ एनी अदर प्रोविजन, मतलब किसी प्रोविजन का मिक्सअप हो जाता है, गलती कर देता है, देयर शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, उसको जेल के साथ पनिश किया जाता है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 1 ईयर, मतलब एक साल तक बढ़ा दिया जा सकता है, और फाइन विच में नॉट विच में कैन एक्सटेंड टू 4,000 है, मतलब 4,000 से ज्यादा उसको पैसा लग सकता है, और 1 साल से ज्यादा जेल हो सकती है, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, होप आपको हमारी पेनल्टीज का जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की ओर मूव ऑन करते हैं जो कि है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ठीक है, if a person is committing an offense under this act, the scheme or pension scheme or insurance scheme is a company. Every person who at the time offense was committed was in charge and was responsible to the company। मतलब कि कोई पर्सन इसमें जो एलिजिबल है, इस ऑफेंस में अगर एलिजिबल है, उसको ऊपर दावा किया गया है इस स्कीम्स के अंतर्गत, तो उस कंपनी को वो रिस्पॉन्सिबल है वो, और उसको चार्ज देना पड़ सकता है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द कंपनी शैल बी डीम्ड to be guilty of the offense shall be liable to the proceeding against the punishable accordingly। मतलब कि अगर उसको कंपनी जो है वो उसको गिल्टी फाउंड कर लेती है, ढूंढ लेती है, तो उसके अगेंस्ट कुछ भी पनिशेबल चीज वो कर सकती है, इधर उसको पुलिस को दे दे या फिर खुद पनिश करे, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शंस rendered any such person liable to any punishment if he proves that offences were committed without his knowledge or that he exercised all due to prevent some commission such offense। मतलब कि अगर कोई पर्सन है उसके बिना इजाजत के उसकी पोस्ट का दुरुपयोग किया गया है तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, विदाउट हिज नॉलेज हो तो जो पर्सन किया है उसको पनिशेबल किया जाएगा। ठीक है, होप आपको हमारे सारे पॉइंट यूनिट थर्ड के क्लियर हो गए हों, जो कि यूनिट थर्ड ऑफ लेबर वेलफेयर है। ठीक है, अगर आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर जरूर करिएगा क्योंकि पेपर्स हैं, और पेपर से तो सबको इसकी जरूरत पड़ेगी, सबके नोट्स, आपके अगर दोस्त हैं तो उनको भी नोट्स की जरूरत होगी, तो बेहतर है कि आप ये वीडियो उनको शेयर कर दें। बाकी कोई भी आपको दिक्कत आता है, क्वेरी आता है, तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, या फिर कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि उस वहाँ पे आपको अपडेट्स बहुत सारी मिलती रहती हैं। और हमारा जो सब्सक्राइब बटन है उसको एक बार प्रेस जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स जल्दी जल्दी मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।